कहा जाता है कि काशी इस दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जिसे महाकाल ने स्वयं अपने हाथों से बसाया था। बहुत सारे लोग इसी कारण से इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने जीवन की आखिरी सांसें काशी में ही लेना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, वह अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के काशी चले जाते हैं ताकि वह अपनी अंतिम सांसें वहां पर ले सके। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर वालों के सामने यह ख्वाहिश जताकर रखते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारा दाह संस्कार काशी में ही होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल की इस नगरी में आखिरी सांसें लेने वाले या फिर जिनका दाह संस्कार होता है, ऐसे लोग सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आज इसी के बेस पर हमारी एक बहुत ही डरा देने वाली कहानी है। आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा डरा देने वाला है। दरअसल यह कहानी है दीप्ति नाम की लड़की की, जो कि बनारस से लगभग 12 घंटे की दूरी पर एक छोटे से गांव में रहती थी। उत्तर प्रदेश का यह छोटा सा गांव था। एक दिन ऐसा होता है कि दीप्ति अपनी स्कूल क्लास 12वीं में थी, कोचिंग कंप्लीट करके आ ही रही थी। उसको रैंडम बहुत फीवर आ जाता है। वो अपने घर वालों को शिकायत करने लगती है कि मैं अपने स्कूल से उस सुनसान वाले रास्ते से लौट रही थी, फिर अचानक से मुझे एक चक्कर जैसा आया, पूरे शरीर में कपकपाहट जैसी हुई और मेरे सामने एक पेड़ था। उस पेड़ में मुझे बैठा हुआ एक भूत दिखाई दिया जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई और भागते भागते घर तक आई। वहां से लेकर घर तक मुझे 10 से 12 बार और अलग अलग भूत दिखे हैं। घर वालों ने सोचे कि बच्ची ऐसे ही फालतू किसी चीज से डर गई है और बार बार उसे भूत का नाम दे रही है। घर वालों ने यही सोचा कि पिछले कुछ दिनों से यह रेगुलरली कुछ भूत के सीरियल्स देख रही थी। कई बार उसकी माँ टोकी भी थी कि क्या दिन भर भूत भूत लगी रहती है, लेकिन दीप्ति सुन नहीं रही थी। तो घर वालों को ऐसे ही लगा कि आज स्कूल से आ रही थी तो दिमाग में वही भूत भूत बैठा हुआ था, तो इसको कुछ कुछ दिखाई देने लगा है। घर वालों ने इग्नोर कर दिया, बुखार की थोड़ी सी टेबलेट दी, लेकिन बुखार उतरा नहीं। रात में और भी ज्यादा ठंड, कपकपाहट होने लगी और रात के 3 बजे के आसपास वह जोर जोर से चीख चीख के रोने लगी। बोलने लगी कि मेरे कमरे में तेरा भूत है और वो बहुत डरावने दिखाई दे रहे हैं और मुझे अपने पास बुलाने का इशारा कर रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहा, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। घर वालों ने जैसे तैसे करके उसको सुला दिए। अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर को सारी बात बताई तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि कई बार बच्चे किसी चीज से डर जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, उन्हें ऐसे इल्यूजन्स होते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं ऐसी दवाइयां लिख देता हूं कि इसका माइंड रिलैक्स रहेगा। डॉक्टर ने दवाई दी तो इसको थोड़ा तो रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब तो ये शाम से ही बोलने लगी थी कि मुझे 2 ऐसी चुड़ैल दिखाई देती हैं, औरतें जो बोलती हैं कि तेरा समय आ गया है, हम तुझे अब लेने के लिए आए हैं। तू जहां जाना चाहती थी वहां नहीं जाएगी, तू हमारे साथ जाएगी। वो अपने मम्मी पापा को यही बात बताती कि पता नहीं कहां ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहीं जाना भी नहीं चाहती थी, वह पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। मम्मी पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में मैं मर जाऊंगी। तो मम्मी पापा ये सुन के थोड़े भावुक हो गए, रोने लगे। शांत कराया, कुछ रिश्तेदारों को बुलाया। ज्यादातर रिश्तेदार गांव के आसपास में ही रहते थे। सब रिश्तेदार इसको समझाने में लगे हुए हैं। इसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही है। आने वाले 4-5 दिन में इसकी हालत इतनी हंसता, इतनी डाउन हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं, और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। बाबा तांत्रिक अघोरी सबके पास लेकर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक अघोरी बाबा जी हाँ, लोग कहते थे कि वो बनारस से आए हुए हैं और शमशान घाट के पास बैठते हैं। उन्होंने क्या बोले कि इस बच्ची का आखिरी समय आ गया है। यह बच्ची मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाएगी। ये बच्ची मृत्यु के बाद शैतानों की दुनिया में फंसक रह जाएगी। इसके पीछे कुछ शैतान पड़ गए हैं, 1 2 3 4 नहीं बल्कि कईयों की तादाद में, और इसे बचा पाना असंभव है। हम नहीं बचा पाएंगे। इसको अघोरी बाबा ने जब से यह बात कहे थे तब से घर पर तो और मातम वाला माहौल छा गया और सारे रिश्तेदारों को खबर हो गई। अघोरी बाबा का यह बताना ही हुआ है कि इसकी मृत्यु 4-5 दिन बाद हो गई। मृत्यु का वक्त था शाम के 4 बजे के आसपास का। सभी लोगों को पता था, सब लोग रेडी थे कि इनके घर में अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब एक्सेप्ट कर चुके थे कि कुछ भारी हवा लग गई है जो अब ठीक नहीं हो सकती।
डॉक्टर लोग तो कतई उनकी दवाई तो इतना सा भी 1% भी इलाज नहीं कर पा रही है। तो सारे लोग फटाफट इकट्ठे हुए और ये हमेशा से बोल के रखी थी, महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो अपने माता पिता को हमेशा से बोल के रखी थी कि कभी मेरी मृत्यु होगी तो मेरा दाह संस्कार मणिकर्णिका का घाट में ही करना। ये कह सकते हैं या तो फिल्मी थी या तो सचमुच में इतनी ज्यादा महाकाल की भक्ति में डूबी हुई थी कि ये बहुत कम उम्र से ये बात कहती थी। तो इसके मम्मी पापा ने इस चीज को थोड़ा सीरियसली इसकी मृत्यु हो गई तो और बोले कि हमारी बच्ची का दाह संस्कार तो काशी में ही होगा, मणिकर्णिका का घाट में ही होगा, चाहे जो हो जाए, जैसा भी करना पड़े। तो जितने भी रिश्तेदार थे उन लोगों ने बोले कि ठीक है, नेक काम ही एक तरीके से मृत्यु तो हो गई है बच्ची की, तो इसमें देरी किस बात की, बस करते हैं और ले चलते हैं। थोड़ी पहले की बात है, अभी की नहीं। तो बस में आप विश्वास नहीं मानेंगे कि रिश्तेदार थोड़े ज्यादा थे। सारे रिश्तेदार बस में सवार हो गए, अपनी अपनी सीट में बैठ गए और आपसी सहमति से क्या डिसाइड हुआ कि बच्ची के मृत शरीर को जो ऊपर होता है न, बस का कैरियर वहां पर रख देते हैं और रस्सी से बांध देते हैं, पर मतलब बस को एक अर्थी की तरह ट्रीट करते हैं और सब लोग जाते हैं। एक अर्थी में 4 लोग कांधा लेकर चलते हैं ना। यहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि पूरे के पूरे 35 लोग बस में बैठे हुए हैं और बच्ची बस के ऊपर जहां पर सामान नहीं रखते वहां पर। तो अब एक अर्थी जैसी ही ट्रीट हो रही है। सोचे कि हम 7 बजे तक भी निकलेंगे, शाम को तो 12 घंटे की दूरी है, थोड़ी बस तेज भी चलेगी तो हम मैक्सिमम 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक बनारस पहुंच जाएंगे और वहां पर मणिकर्णिका घाट में प्रॉपर्ली अंतिम संस्कार कर पाएंगे। ठीक है भाई, इन लोग का प्लानिंग अभी तक सब कुछ सेट था, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं थी। बस भी आ गई, रेडी भी हो गए, थोड़ा ज्यादा पैसे ले रहा था बस वाला भी। अब बस निकल पड़ी प्रॉपर, उसको अर्थी जैसे सजाया गया, बस को बस निकल पड़ी है। अब विश्वास नहीं मानेंगे, अभी रात का वक्त हुआ, 12 बज रहे थे। इन लोग घने जंगल में चल रहे थे। एक हाईवे वाली रोड थी। हाईवे वाली रोड में अचानक से एक कंस्ट्रक्शन का काम आया। तो बस वाले ने बोला, एक दूसरा रास्ता भी है, सिंगल लेन वाला, वो मैं जानता हूं, काट लेता हूं वहां से। तो बस को थोड़ा घुमाया गया और एक सिंगल वाले, वो जो सिंगल लेन वाला रास्ता था वहां पर। अब ये लोग चलने लगे हैं। भाई अचानक से आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक ऐसा पॉइंट आता है कि किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। बस में तो सब घबरा गए कि अरे शिट, कौन रो रहा है। तो बस वाले ने बहुत जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी ना, वैसे वैसे ये रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। तो बस वाले ने बस रोक दिया कि रो कौन रहा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। भाई एक तो पहली बार मैं बस को अर्थी बनाकर लेकर जा रहा हूँ, कौन रो रहा है मुझे बता दो एटलीस्ट। ठीक है, मृत्यु हुई है बच्ची की, लेकिन मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है कोई। तो सभी लोग बड़बड़ा तो हुए थे, इसलिए बस वाला भी घबरा गया था। तो सब लोग बोले, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कौन रो रहा है, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। साला सब 35 के 35 तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई रोता हुआ नहीं दिख रहा, तो आवाज कहां से आ रही है। ध्यान लकर सुने तो बस के ऊपर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बोले शिट, ऊपर से आवाज आ रही है। तो एक बंदा था इस परिवार का, अरुण नाम का, वो बोलता है, रुको हिम्मत जुटाकर मैं ऊपर देखकर आता हूं। वो हिम्मत जुटाकर बस में उतरा और पीछे जो सीढ़ियां होती है ना बस के, उसमें से ऊपर जैसे ही चढ़ा तो क्या देखता है कि ऊपर लिटरली कोई भी नहीं है और वह रोने की आवाज भी बंद हो गई है। इसने बोला, यार ये क्या था, अभी तक मैं सीढ़ी चढ़ रहा था, तब तक लिटरली बहुत क्लियर ऊपर से रोने की आवाज आ रही थी। बस के ऊपर से जहां पर दीप्ति का मृत शरीर है बंधा हुआ है। अब मैं जैसे ही 4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया हूं तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या बात हुई, ये घबरा कर नीचे आ गया और ये थोड़ा दूर का रिश्तेदार था। इसने बोला कि मैं बस से जाऊं कि नहीं जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाकर दीप्ति के पिताजी से बात कहता हूं। दीप्ति के पिताजी से उसने ये बात बोला और बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो भी मौसा जी लगते थे, शायद दूर के मौसा जी, इसके मौसा जी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये ऊपर से रोने की आवाज रही थी और ऊपर तो दीप्ति के अलावा कोई भी नहीं है। तो मौसा जी ये सुन के ना और भी ज्यादा भावुक हो गए, रोने जैसे लगे। मौसी जी भी रोने लगी, यानी दीप्ति की मम्मी भी। तो उनका ऐसा रोता हुआ चेहरा देखकर अरुण ने सोचा कि यार इस पूरी बस में हिम्मत वाला कोई नहीं है। मैं अकेला गया, ऊपर जाकर देखा कोई मौसा जी, मौसी जी को संभालने नहीं वाला है। सब अपने अपने बस अंतिम संस्कार के लिए आ गए हैं, अपना फर्ज निभाने के लिए।
और अगर ऐसी सिचुएशन में मैं भी यहाँ से लौट जाता हूँ तो मुझ में और इन बाकी के रिश्तेदार में क्या फर्क रह जाएगा? एटलीस्ट बेचारे बूढ़े हैं। ठीक है, मैं इनके बेटे जैसा इनका ख्याल रखता हूँ, नहीं लौटूंगा। डर तो भयंकर वाला लगा था कि यहाँ से लौट जाता हूँ, लेकिन अरुण नहीं लौटा। फिर बस आगे चल पड़ी। फिर थोड़ी आगे गई है, बस अच्छी खासी आगे चल पड़ी। हाँ, बस अब लगभग 2 बज चुके थे और प्रॉपर चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। अब विश्वास नहीं मानेंगे, एक ऐसा पॉइंट आता है कि पता नहीं जो बस का ड्राइवर था उसे वो जो कांच होता है ना, उसमें क्या दिखाई देता है कि वो जो उसका मृत शरीर है ना, ऊपर से वैसा घिसते हुए आगे घिसना। मतलब समझते हैं आप लोग क्या यार, स्लिप होते हुए आ गए? मतलब समझ लो ये कांच है बस का। ठीक है, ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर अभी बाहर देख के चला रहा है। उसने क्या देखा कि यहाँ से ऐसा स्लाइड करते हुए उसकी बॉडी यहाँ पर आकर लटक गई। शिट, अरे मेरे बताने में रंगते खड़े हो रहे हैं। मैं इमेजिन करके डर जा रहा हूँ। बस वाले का क्या हाल हुआ होगा? रात के 3 बजे ये हो रहा है, सुनसान सड़क में बस चल रही है और उसने ब्रेक मारा और पूरी बस लहरा गई और फट से जाके एक पत्थर था नीचे उसमें टकरा गई और सब झटके से पड़े। और जैसे झटका सबको लगाना, अब विश्वास नहीं मानेंगे, ऊपर से जो दीप्ति का मृत शरीर था वह नीचे बस के सामने आकर गिर गया। अब तो इतनी अफरा तफरी मच गई, इतनी घबराहट मच गई सब लोग के बीच में कि शिट ये क्या हुआ है। मृत शरीर अर्थी से नीचे गिर गया तरीके से। बस हरती की जैसे ही ट्रीट हो रही है ना, नीचे गिर गया तो सबको इतनी घबराहट हो रही है। अरे बाप रे, क्योंकि अब इमेजिन करके देखो ना यार, मैं हर चीज वर्ड्स में बताऊंगा तो कैसे चलेगा? आप इमेजिन करो, उसका मृत शरीर ऊपर था, उसकी अर्थी ऊपर थी और बस ऐसा झटके से रुकी और फट से वो नीचे आकर गिर गई। बस वाले के तो काटो तो खून नहीं, अरुण भी बहुत डर गया और बस के सारे लोग दुख भी मना रहे हैं, डर भी रहे हैं। बोले कैसा करें कैसा करें, अब ऊपर उठाकर रखो। बड़ी मुश्किल से उसमें ही चले गए। 152 मिनट ऊपर उठाकर रखे, उसके वापस से शरीर को फिर बस चल पड़ी। फिर अब लगभग बस को चलते हुए और बक मिनट हुए हैं, यानी कि इस वक्त समय हो रहा होगा। पहुंच के आसपास का अब ज्यादा दूर नहीं बचा है। काशी थोड़ा सा ही जंगल वाला रास्ता चल रहा है, बीच में 2-4 गांव आने वाले हैं और काशी लग जाएगा। तो अब क्या होता है ना कि जिनकी मृत्यु हो गई रहती है उनके कपड़े होते हैं। कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके कपड़े अपने घर पर नहीं रखना है, किसी को दे देना है। तो कुछ कम्युनिटी के ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके कपड़े अपने पास रख लेते हैं। कम्युनिटी का नाम एग्जैक्टली मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे। तो जो लड़की थी दीप्ति थी, दीप्ति के एक फूफा जी वो कहते हैं कि यार हमें पता है यहाँ पर एक गांव ऐसा पड़ता है जहां पर उस कम्युनिटी के लोग रहते हैं और बच्ची के कपड़े जितने भी रखे हुए हैं बैग में उनको दे देते हैं। उनमें से एक परिवार को मैं जानता हूँ। बोले ठीक है भाई, तो बस को थोड़ा घुमा लिया गया, उस बस्ती की तरफ लेकर गए जहां पर उसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि जिनकी मृत्यु हुई है उनसे रिलेटेड चीजें अपने रखते हैं। और जैसे जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर भी सारा काम करते हैं वो लोग। मशान फिल्म में प्रॉपर्ली बताया गया है इनके बारे में। तो बस को उधर घुमा लिया गया। ठीक है, अब फूफा जी जानते थे, लड़की के फूफा जी जानते थे कि यह उस परिवार का घर है, वहां पर बस रुकी है। फूफा जी नीचे उतरे, उन लोगों को बुलाए हैं कि देखिए ऐसी ऐसी मृत्यु हो गई, हम बस में लेकर जा रहे हैं और ये लड़की के कपड़े हैं तो आप लोग रख लीजिए। उन्होंने बोले ठीक है रख लेते हैं। तो फूफा जी चढ़े हैं, वो कपड़ों का बैग नीचे लेकर आ ही रहे थे कि फिर रोने की आवाज शुरू, सिसक सिसक के रोने की आवाज। तो जो नीचे वो लोग खड़े हैं, दूसरे लोग जिनको ये कपड़े दे रहे हैं, वो लोगों ने बोले कौन रो रहा है बस के ऊपर से? रोने की आवाज सुनाई दे रही है। तो उनके ही घर से कोई तो भी लड़का, ठीक है जो वो कपड़े ले रहे हैं ना, वो परिवार वाले उनके घर से कोई लड़का फट 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 सीढ़ी से चढ़ा। बस में देखा ऊपर तो क्या बोलता है, रोने की आवाज तो लाश से आ रही है, ये मरी नहीं है। लड़की वो नीचे उतर रहा और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा, लड़की खत्म नहीं हुई है और तुम लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जा रहे हो। कैसे परिवार वाले हो, गलत काम कर रहे हो, हम पुलिस को बुलाएंगे। इन लोगों ने बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, उसकी मृत्यु हुई। बोले नहीं, हम पुलिस को बुलाएंगे। अब जितने परिवार के लोग थे, जितने बस्ती वाले लोग थे न, सब इनकी बस को घेर लिए हैं और 2-4 लड़के, बाजू में थाना था, वहां से पुलिस को बुलाकर लेकर आ गए। पुलिस वाले देखे, ऊपर जाकर चेक किए हैं, बॉडी को तो बोले नहीं,
मृत्यु हो गई है, लेकिन तुम लोग गलत काम तो नहीं कर रहे थे। इन्हें बोले, सर, नहीं, गलत काम नहीं कर रहे थे। बच्ची की मृत्यु, हमारे परिवार की बच्ची, हम क्या अपनी बच्ची के साथ गलत काम करेंगे। पुलिस वालों को भी इन लोगों ने थोड़ा पैसा दिए कि चीजें जल्दी जल्दी खत्म पहुंचना है। मणकरण का घाट में सुबह सुबह पहुंच जाएंगे तो अंतिम संस्कार के लिए चीजें सब ठीक हो जाएंगी। फिर बस चालू हुई है। भाई मणिकर्णिका घाट पहुंचे हैं। वहां पर बड़ी मुश्किल से अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम संस्कार हो भी रहा था ना बच्ची का, तो इसका जो मृत शरीर था वह बार बार ऐसा अकड़ अकड़ के उठ जा रहा था। डंडे से ठूस ठूस के उसको लिटा रहे थे ऐसे। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते। इस बच्ची के साथ भी वही हुआ था। तो पंडित जी जो वहां पर थे, जो वहां पर सब करवा रहे थे, क्रियाकर्म बोले, हम ये बात सबसे कहते नहीं हैं, दीप्ति के पिताजी से कहते हैं, लेकिन आपसे कह रहे हैं। आप हमें थोड़े अलग प्रकार के व्यक्ति लगे, आपका परिवार हमें अलग प्रकार का लगा। इस बच्ची की जो मृत्यु हुई है वह कैसे हुई है। दीप्ति के पिताजी ने बोले, तबीयत खराब होने की वजह से बोले, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, महाकाल से प्रार्थना कीजिए कि बच्ची की आत्मा को शांति मिल जाए। हम जितना भाप पा रहे हैं उतनी चीजें ठीक नहीं है। अब देखो, मणिमन तो दीप्ति के पिताजी और पूरे परिवार को पता था कि बच्ची के साथ कुछ तो भी भारी हवा लगी थी, तो मृत्यु हुई है, तो ये रिलेट कर पा रहे थे। पंडित जी शायद सही बोल रहे हैं। वह जो रोने की आवाज आ रही थी वह सचमुच में कुछ गड़बड़ थी। ये लोग वहां से अंतिम संस्कार करके लौटे हैं। अपने गांव लौटे हुए 1 हफ्ते नहीं हुए हैं। दीप्ति के चाचा जी की मृत्यु हो जाती है। दीप्ति के एक कजिन ब्रदर की मृत्यु हो जाती। वही चाचा जी के लड़के की मृत्यु। वही चाचा जी के परिवार में जितने भी लोग थे, सभी लोगों की बड़े खतरनाक तरीके से तबीयत खराब हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है, विदिन 6 मंथ, उस परिवार के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। दीप्ति के माता पिता हमेशा यही कहते, आज तक यही कहते हैं कि हमें दीप्ति की प्रेजेंस फील होती है। दीप्ति का जो कमरा था वह अभी भी पूरी तरीके से खाली है। और जब रात में बिस्तर सजा देती, उसकी मम्मी सुबह आकर उसके कमरे में देखो ना, तो बिस्तर में सिलवट रहती है, जैसे कि कोई आकर सोया हुआ था। कई बार उसकी मम्मी जब अच्छे पकवान बनाती, दीप्ति के फेवरेट फूड बनाती, तो उस कमरे में रखती। लिटरली इतना इतना खाया मिलता। उस परिवार के सारे लोगों का ये मानना है कि जो चाचा का परिवार, जिनकी मृत्यु हुई, जो कजिन चाचा थे, दीप्ति के, उन लोगों ने ही कुछ किए थे, जिसकी वजह से शैतान उसके के पीछे पड़ गए। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो पैरेलल यूनिवर्स या फिर पैरानॉर्मल यूनिवर्स में फंसी हुई है। वो ना ही यमलोक तक पहुंची, ना ही स्वर्गलोक तक, और ना ही उसे मोक्ष मिला है। वह अटकी हुई है और अभी भी अपने उसी लूप में है जीवन के। और जब तक उसकी जो अवधि थी इस दुनिया में वह खत्म नहीं हो जाती, वह अपने घर पर ही रहेगी, अपने बिस्तर में वैसे ही सोएगी, वैसे ही अपने स्वादिष्ट पकवान, फेवरेट पकवान खाएगी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि अरुण, जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसका दूर का भाई लगता था, उसने लिख के भेजा। ऊपर अंधविश्वास मत करना। अपने सिर्फ मम्मी पापा, अपने जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं ना, वही अपने होते हैं। बाकी कोई किसी का नहीं होता है। आज की दुनिया ऐसी ही हो चुकी है, और यह एक सबसे बड़ा कड़वा सच है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करता हूं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।